हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आई एम बैक विद न्यू स्टोरी जिसका टाइटल है लव इन द लाइब्रेरी, जिसमें आपको इनडायरेक्ट एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। कभी कभी ना आपको किसी के साथ फिजिकली वहाँ पे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं होती है। उस इंसान को अकम्पनी देने के लिए या फिर उसे ये महसूस कराने के लिए कि हाँ, उसके साथ में कोई है। आप वर्चुअली भी हो सकते हो, आप किसी और भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही एक स्टोरी है जिसमें वांगजी जो है वो एक लाइब्रेरियन है। मतलब वांगजी जो है वो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। एंड जो वांगजी है वो अपना साइड बिजनेस भी चलाता है। अभी जो वांगजी है वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और रोज़ की तरह एक छोटा सा बच्चा इसलिए क्योंकि वो जो बच्चा वहाँ किताबें पढ़ने आता है वो उसकी उम्र वांगजी से 1 साल कम है। इसीलिए वो जो बच्चा अपना स्पेक्स अपने एक फिंगर से एडजस्ट करते हुए इधर उधर देखते हुए आ रहा था, जैसे कि कोई उसे देख न ले। जैसे कि कोई उसे देख लेगा तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। वो बच्चा सीधा जाता है अपने लाइब्रेरी में, अपने डेस्क पे बैठता है। जो किताब उसने कल पढ़ी वही उठाकर वो पढ़ने लगता है। अजीब बात आज ये थी कि जहाँ उसने पढ़ा था कल, वहाँ उसने एक फ्लावर को रखा था ताकि वो वहीं से उस किताब को पढ़ना कंटिन्यू कर सके जहाँ वो कल छोड़ के गया था। जब वो बच्चा, यह विंग, ऑफ कोर्स विंग है, विंग उस बुक के उस पन्ने को ओपन करता है तो उसको दिखता है कि उस पेजेस पे वो गुलाब का जो फूल वो रख के गया था उसके साथ में एक लेटर भी है। विंग उस लेटर को खोलता है जिसमें लिखा है, हाय, ये तुम जो भी हो ना, जहाँ तक तुमने अभी पढ़ा है मैंने भी ये बुक वहीं तक पढ़ी है। एंड मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मैं समझता हूँ कि आप जब किसी को अपनी बात बताते हैं तो अब ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाती है आपको। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपने करियर पे काम करने का। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। मुझे खुद ही क्लैरिफिकेशन नहीं है। कभी तो मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आता है, तो कभी तो किसी बुक लिखने में, कभी मैं सोचता हूँ कि म्यूजिशियन बनूँ, तो कभी लगता है कि एक राइटर बनना ज़्यादा बेहतर होगा। कभी मैं सोचने लगता हूँ कि सब छोड़ो, सबसे बेस्ट है टीचिंग लाइन में जाते हैं। तो कभी कभी लगता है ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे पैसों के साथ खेलना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए। मुझे खुद ही समझ नहीं आता है और उसमें भी मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है। वेल, तुम कैसे हो? जहाँ पर वो लेटर ख़त्म हो गया था और उसमें नीचे उस पर्सन ने अपने नाम की जगह लिख रखा था अननोन बडी। अननोन बडी ये बहुत ही एक्साइटेड चीज़ थी विंग के लिए, क्योंकि उसे अब तक कभी भी किसी से इस तरीके से अप्रोच नहीं किया। इस तरीके से तो क्या, किसी भी तरीके से नहीं किया। विंग के कभी किसी से बात नहीं होती। विंग अपना सर उठा के अपने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा के देखता है, कहीं कोई है तो नहीं ना जो उसके साथ प्रैंक कर रहा हो। विंग उस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ता है और वो बुक वो पढ़कर फिनिश कर देता है। फिर जहाँ उसे वो लेटर मिला था, उस लेटर के पीछे विंग लिखता है कुछ और उस बुक को सीधे जाके शेल्फ में लगा देता है। और अब विंग के घर जाने का समय था तो विंग निकल जाता है घर के लिए। विंग जब नेक्स्ट डे वापस आता है और उसी बुक को उठाता है जिसमें विंग ने उस लेटर को रखा था, वहाँ पर वो लेटर अब नहीं था। दरअसल कल विंग के जाने के बाद वांगजी चुपके से आता है, उस किताब को उठाता है, उस बुक में से वो लेटर निकालता है और उसे खोल कर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये वही लेटर है जो वांगजी ने लिखा था, पर उसके पीछे विंग भी कुछ लिख के गया है। हाय, मैं किसी से सामने से बात नहीं कर सकता, पर हाँ, लिखना मेरी एक हॉबी है। लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर तुम लिखोगे तो मैं तुम्हारा रीडर बन जाऊँगा। पक्का, मैं सब कुछ पढ़ूँगा जो तुम लिखोगे। वैसे मैं भी तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो तुमने बताया ना, उसके बाद मुझे समझ आया कि जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो कोई एब नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल है।
वह सबके में चलता है, तुम्हारे साथ भी वही है। बस फ़र्क इतना है कि मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे क्या करना है। ये जानकर बता कर के मुझे बहुत अजीब लगेगा, पर मेरा जो सपना है ना, वो मेरी पर्सनालिटी से एकदम उलट कर है। मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, लोगों को हंसाना चाहता हूँ, पर मैं खुद ही 2 शब्द नहीं बोल पाता, तो मैं कैसे क्या करूँगा, समझ नहीं आता। पर सपनों को तो समझ नहीं आता है ना कि आप कैसे हो। सपने तो सपने होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करना चाहते हो, पर क्या कर सकते हैं, कर नहीं सकते ना। नीचे विंग ने लिखा था, योर नर्ड बडी। नर्ड मतलब वो पर्सन जिसको पढ़ना बहुत पसंद होता है। विंग अपने आप को एक नर्ड कह के बुलाता है। वांग जी ये पढ़ के ना हंसने लगा था। वो विंग को लगभग 3 महीनों से देख रहा है, लगभग 3 मंथ से। विंग हर रोज़ लाइब्रेरी आता है, कुछ किताबें घर ले जाता है, कुछ पढ़ता है और अपना समय बस किताबों में बिताता है। अगर कोई बाई चांस गलती से उसके आसपास बैठ भी जाता है ना, तो विंग वहाँ से दूर भागने की कोशिश में रहता है। उसका मन ऐसा होता है कि कैसे वो यहाँ से भागे। और कोई विंग से बात करने आए तो विंग उसको रिप्लाई भी नहीं कर पाता। ये बात वांग जी ने देखी है। जब नेक्स्ट डे आता है तो विंग वापस आता है लाइब्रेरी और उसी बुक को उठाता है जहाँ पर आज उसे फिर से वही फ्लावर मिलता है जो विंग ने कल रखा था। इसके साथ में एक छोटा सा लेटर था। थैंक यू सो मच, तुम्हारे बताने से कि तुम क्या करना चाहते हो मुझे भी क्लैरिफिकेशन मिली है। तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, तो देखो अब मैं लिखूँगा और मेरे सबसे बड़े रीडर होगे तुम। फिर नीचे लिखा था अननोन बडी। लिटरली अब वो लोग लेटर्स के थ्रू बातें करना स्टार्ट कर चुके थे। उनके बीच कई सारे बातें होती थी, कई लेटर्स एक्सचेंज होते थे और अब विंग उन लेटर को वहीं पे रखता नहीं था, अपने साथ ले जाया करता था। विंग उन लेटर को लेकर घर जाता था और एक लेटर लिखकर वांग जी के लिए छोड़ दिया करता था। उनके साथ बहुत ही अलग चीज़ें हो रही थी। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत सारे लेटर लिख रहे थे, बहुत सारे लेटर्स। इवेंचुअली उन लोगों को लेटर्स के थ्रू बात करते हुए 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में विंग की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने वांग जी को ना बताया हो, और वांग जी की लाइफ में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने विंग को ना बताया हो। बस सिर्फ एक चीज़ के, उन लोगों ने अपना नाम कभी भी लेटर में मेंशन ही नहीं किया, ना वांग जी ने और ना विंग ने। कंपैरेटिवली विंग थोड़ा ज़्यादा खुश रहने लगा था। वो बुक पढ़ते हुए इस चीज़ का इंतज़ार करता था कि कब जा कर के वो उस लेटर को वहाँ रखेगा और उसका सीक्रेट बडी उसे रिप्लाई करेगा। विंग के मन में एक ऐसी चीज़ आने लगी थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी, वेट करना। अब वो किसी के रिप्लाई का वेट करने लगा था। वांग जी भी बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करता था कि कब विंग वापस आएगा। जब तक विंग उस लाइब्रेरी में रहता था तब तक वांग जी विंग को चुपके से चोरी वाली नज़रों से देखता रहता था, और जैसे ही विंग जाता था वैसे ही जाकर उस लेटर को उठाकर पढ़ लिया करता था। वांग जी को बहुत खुशी होने लगी थी। वांग जी और विंग के बीच की जो चीज़ें थी वो काफ़ी बदल रही थी, क्योंकि वांग जी की लाइफ में भी चीज़ें बदल रही थी और विंग के भी। वांग जी ऑलमोस्ट 25 का है और विंग 24 का। 1 साल पहले जब वो मिले थे तब विंग 23 का और वांग जी 24 का था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। वो जो दोनों है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। विंग जो कॉमेडियन तो नहीं बन सकता, वो फ़िलहाल के लिए एक IT कंपनी में जॉब करता है जहाँ से उसे डिसेंट लेवल ऑफ सैलरी मिल जाती है, पर उसके फैमिली से उसे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, इतना कि वो बता ही नहीं सकता। वही चीज़ आज विंग अपने लेटर में लिख रहा था। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। मेरी फैमिली मुझे फ़ोर्स कर रही है, मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए फ़ोर्स कर रही है जो कि मैं नहीं करना चाहता। मेरा कभी कभी मन करता है उन सबको छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊं, भाग जाऊं घर से। वांग जी जिसकी ज़िंदगी उतनी बेकार नहीं थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत पहले ही छोड़ चुका था। वांग जी लिखता है, तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती सोचने की भी कि हम फैमिली को छोड़ सकते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है
तो तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी हम उनके साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो हमें उन्हें छोड़ कर निकलना ही होगा। जब तक हम उन्हें छोड़कर निकलेंगे नहीं, हमारी ग्रोथ कैसे होगी। हमेशा किसी का हाथ पकड़ के नहीं चला जाता। जब तक हम हाथ छोड़कर चलते नहीं हैं तब तक हम गिरते नहीं हैं। और अगर हम गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, तो मज़बूत कैसे बनेंगे। मज़बूती की पहली सीढ़ी ही होती है कि हम उन चुनौतियों से होकर गुजरें। और अगर तुम्हारी लाइफ बहुत इजी जा रही है, इसका मतलब तुम्हें उन चुनौतियों को खुद जा कर के इन्विटेशन देकर बुलाने की ज़रूरत है। वो खुद से नहीं आना चाहती, तुम्हें मजबूत नहीं बनाना चाहती, तो क्यों ना जाकर खुद उन्हें बुलाकर लाया जाए और उनसे खुद चीख चीख कर कहा जाए कि आओ मेरे साथ और मुझे मजबूत बनाओ। विंग को ये मोटिवेशनल लाइंस ना इतनी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि वो ना बस खड़ा हो जाता है फिर उस दिन। हाँ, लाइब्रेरी में नहीं, अपने मन में, और खुद से बोल देता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेगा। विंग 24 की एज में भी अपनी फैमिली के साथ रहता है, और क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता तो वो बहस भी नहीं कर पाता, और अक्सर अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए ही उस बहस को एंड कर देता है। विंग को ऐसा लगता है कि वो बहस करेगा तो किस तरीके से करे, और बहस करना बस ऐसी निशानी है कि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में, इसलिए वो नहीं करता। पर क्या कर सकते हैं, अगर वो बहस नहीं करेगा तो उसके ऊपर कई सारी चीज़ें थोप दी जाएंगी। पर जो भी है, आज उसके मन में आ गया है, इसलिए विंग उस दिन घर जाता है जहाँ पर उसके फादर वहीं डेस्क पे बैठे हुए थे। वो विंग को देख के बोलते हैं, विंग आ गए तुम? आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, फ्रूट्स, एप्पल्स, आओ बैठो। विंग उनके पास जाके बैठ जाता है। विंग के फादर कुछ देर तक एप्पल्स खाते हैं, फिर कहते हैं, तो और बताओ, जो मैंने तुमसे कहा उसके बारे में क्या सोचा है। विंग पहली बार अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपोज करते हुए बोलता है, मैं नहीं करना चाहता। विंग के फादर अपने एप्पल को अपने हाथ में रोक लेते हैं, जो वो खा रहे थे ना, वो उस एप्पल को टेबल पे रखते हुए विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मैं नहीं करना चाहता। तुम नहीं करना चाहते? विंग कहता है, हाँ मैं नहीं करना चाहता। विंग के फादर विंग से बोल रहे थे कि वो विंग के नाम पर लोन लेंगे और उस पैसे से हाउस खरीदेंगे। विंग नहीं चाहता तो वो क्यों ऐसा करे, जिसकी ईएमआई भी विंग को भरनी पड़ेगी। विंग वैसे ही 4-5 चीज़ों के पैसे देते हुए बहुत परेशान है, उसके सर पे बोझ है, और वो अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ तो कर नहीं पाता। उसके पास बस रीडिंग का टाइम रहता है, जो भी वो 15-20 मिनट के लिए चला जाता है लाइब्रेरी, इसके अलावा उसके पास और टाइम ही नहीं निकलता है। विंग जो अपने फादर को अपोज कर रहा था किसी छोटे बच्चे की तरह, और कोई अगर 18+ है ना तो वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहता है, उसके पास बहुत दिमाग आ जाता है, वो अपने मन से बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, और जब तक बिगाड़ेगा नहीं तब तक करना कैसे सीखेगा। ये भी तो एक चीज़ है, हमेशा हर एक चीज़ 100% तरीके से पहले ही बार में सिक्सर नहीं मारा जाता। पहले तो हम नॉकआउट ही होते हैं, उसके बाद ही आप मैच खेलना सीखते हैं, सिंपल है। विंग को ये बात वांग जी ने बताई थी, तो विंग को याद आता है, वो कहता है, मैं नहीं लेना चाहता कोई भी घर, और अब हम कोई नया लोन भी नहीं लेंगे। विंग ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके फादर जो है वो लोन्स तो लेते रहते हैं और विंग उन्हें चुकाता रहता है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं कुछ महीनों बाद उसके फादर उसे बेच करके उस पैसे को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं, कहीं किसी को दे देते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता विंग को कि वो कहाँ चला जाता है। इसलिए विंग बहुत परेशान है। जो वी चांग से है वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, हाँ मैंने तुम्हें क्या इतना पाल पोस के इसलिए बड़ा किया है, तुम मुझे उल्टा जवाब दो। सही है, इससे अच्छा तो कोई कुत्ता बिल्ली पाल लो, वो ज़्यादा ईमानदार रहेगा आपके साथ। आपके खुद के बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तुमने मेरे मुंह पे मुझे मना कर दिया। विंग कहता है, मैंने आपको मना नहीं किया है, मैं बस अपनी मर्ज़ी बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो मना ही किया है ना तुमने। विंग कहता है, कल को अगर आप मुझसे कुछ और करने के लिए कहते हैं तो और मैं मना नहीं कर पाता तो तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुमसे कुछ करवाया है क्या मैंने अब तक, बताओ कुछ करवाया है क्या? अभी तक तुम अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हुए आ रहे हो, मैंने तो तुम मेरे ऊपर कोई भी अपना फ़ैसला नहीं थोपा।
अब क्या हो गया? विंग जो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन विंग अपने कमरे में जाता है, अपना बैग पैक करता है और बाहर निकल कर आता है। विंग के फादर कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? विंग कहता है, मैं घर छोड़ रहा हूँ। विंग के फादर विंग को देख के बोलता है, छोड़ के दिखाओ तुम। अगर तुम छोड़ के गए ना तो तुम मेरा मारा हुआ मुँह देखोगे। विंग के हाथ से उसका सूट नीचे गिर जाता है। फिर विंग को वांगजी की बात याद आती है, हमेशा कोई ना कोई तुम्हें धमकाता ही रहेगा। अगर तुम एक बार किसी धमकी से डरे तो वो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए उसी तरीके से टॉर्चर करेगा। लेकिन एक बार अपोज करके देखो, कुछ नहीं होता है। लोग बस कहने के लिए कहते हैं, और हो भी गया तो कोई बात नहीं। रिग्रेट के साथ एक सुंदर ज़िंदगी जीने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे हो और उसमें मन में एक छोटा सा मुद्दा बैठा हुआ है कि हाँ मेरी वजह से ये हो गया, तुमने तो नहीं किया ना, तुम बस उस टाइम पे थोड़े से सेल्फिश हुए थे, और सेल्फिश होना कभी भी गलत नहीं होता। विंग को याद आता है तो विंग बिना किसी चीज़ का जवाब दिए अपना सूटकेस लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फ़िलहाल विंग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। विंग जो अब वहाँ से निकल चुका था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसी लाइब्रेरी के पास में जाके खड़ा हो गया था आधी रात के वक्त, जहाँ पे वो रोज़ आया करता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वांगजी का दिल आज बहुत घबराया हुआ था और वो आज जागा हुआ था। जब वो अपनी विंडो से नीचे देखता है तो देखता है कि विंग वहाँ खड़ा हुआ है। विंग को देखकर वांगजी जो समझ नहीं पाता कि ये यहाँ क्यों है, तो वांगजी तुरंत नीचे उतर के जाता है और वो देखता है कि विंग अपने स्पेक्स को एडजस्ट कर रहा है। विंग अपने सूटकेस को पास में रख के, अपने बैग को पास में रख के उसके पास बैठा हुआ है, अपने घुटनों को गले लगाए हुए। वांगजी विंग के पास जाके बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्यों बैठे हो? विंग अपना सर उठाता है और देखता है कि यहाँ लाइब्रेरियन खड़ा है। विंग उसे देखता है, खड़ा होता है, बोलता है, मैं जा ही रहा हूँ। वांगजी जैसे एक पल को मन करता है कि वो रिवील करते कि तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो विंग, मैं तुम्हारा सीक्रेट बडी हूँ, पर नहीं, वो ऐसा नहीं कह पाया। कुछ टाइम बाद, कुछ पल के बाद, कुछ कदम चलने के बाद विंग खुद रुकता है, क्योंकि उसे पता है उसे कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए। जब तक वो शेयर नहीं करेगा उसे हेल्प नहीं मिलेगी। उसे याद आता है कि उसके सीक्रेट बडी ने उससे कहा था कि जब तक तुम अपनी मदद के लिए खुद हाथ नहीं बढ़ाओगे, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए खुद से आगे नहीं आएगा। और किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने का मतलब, किसी से मदद लेने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम हार गए। इसका मतलब ये है कि तुमने हार मानने से सख्त मना कर दिया है। वांगजी मतलब ये बात जब विंग को याद आती है तो वो तुरंत पीछे मुड़ता है और कहता है, जब पता नहीं मैं कहाँ रहूँ। वांगजी ये सुनता है, उसे इंस्टेंटली समझ आता है कि विंग के साथ कुछ तो गलत है। वांगजी कहता है, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकते हो लाइब्रेरी में, पीछे एक कमरा है, पर हाँ उसके बदले तो मुझे पैसा देने होंगे रेंट के। वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत ही थी कि कोई वहाँ रहे, लाइब्रेरी में कौन ही रहता है वैसे भी। विंग तुरंत अपने सर को उठाता है, उसे ना एक आशा की किरण सामने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई एंजल आके खड़ा हो गया हो। विंग कहता है, थैंक यू। वांगजी कहता है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम पे मेरा जो रेंट है वो देते रहना। वांगजी को याद है विंग ने उसे बताया था कि उसे किसी का एहसान लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वो किसी से कोई चीज़ लेना पसंद नहीं करता है, वो अपने पेरेंट्स से पैसे भी नहीं लेता है, और इसी चीज़ की वजह से वो लॉस में जाया करता है, क्योंकि उससे सब लोग सब चीज़ ले लेते हैं पर वो किसी से कुछ नहीं लेता। इसलिए शायद वो ज़्यादा ही मोरल में रहता है और इसलिए बहुत परेशान भी रहता है। कभी कभी हमें थोड़ा इमोरल होना पड़ता है। वांगजी इसलिए विंग से बोल रहा था कि वो रेंट लेगा, क्योंकि विंग को फ्री में कोई चीज़ लेना ही पसंद है। विंग थोड़ा कंफर्टेबल भी महसूस करता है ये सुनने के बाद। देन वांगजी उसे पीछे वाला एरिया दिखाता है। विंग तो वो चीज़ देखकर हैरान था, ये उसका ड्रीम हाउस है, ड्रीम हाउस। वांगजी को याद है, मतलब विंग का जो रिएक्शन था ना, उसके बाद वांगजी को याद आ रहा था कि विंग ने लिखा था एक बार उसके लिए, मेरा ना मन करता है कि मेरा अपना खुद का घर हो, मैं वहाँ बस अकेले रहूँ, एक छोटा सा गार्डन होगा, एक छोटा सा घर होगा जिसमें एक कमरा होगा और वहीं मैं किचन बना लूँगा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। छोटा सा गार्डन, एक कमरा, बाकी कुछ काम नहीं, और ढेर सारी किताबें मेरे पास होनी चाहिए।
मैं जब भी ऑफिस से आऊँ तो किताबें मेरा इंतज़ार कर रही हूँ। बस ये चाहता हूँ मैं। कुछ प्लांट्स लगाऊंगा घर में जिनकी टेक केयर करूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल वैसा घर था, बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पर एक नहीं 2 कमरे थे और एक किचन था, और छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही गार्डन था, लेकिन काफ़ी सुंदर था। उसमें प्लांट्स भी लगे हुए थे, कुछ वेजिटेबल्स भी थी। और विंग के एस्टॉनिशमेंट के लिए ना कुछ दूर पर एक रैबिट का घर भी बना हुआ था जिसमें वो सो रहा था। विंग उन चीज़ों को देखता है, बोलता है इसका रेंट क्या होगा। वांग जी बहुत सफिशिएंट अमाउंट बताता है, और इसका रीज़न वो देता है कि कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये बुक्स के पास वाली जगह है। हर कोई यहाँ किताबें पढ़ने के लिए आता रहेगा तो उसका दिमाग ख़राब होगा। वैसे भी वांग जी ने इस घर में भी, मतलब इन कमरों में काफ़ी सारी किताबें भर रखी हैं, और कोई भी इन किताबों के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। वहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। वांग जी कहता है कि विंग इन्हीं चीज़ों का यूज़ करे, कुछ भी नया ला के ना घुसाए अपने घर में। वांग जी को नहीं पसंद। विंग उसकी किताबें पढ़ सकता है, लेकिन उसे वापस वहीं रखनी होगी, उनकी सफाई करनी होगी। वांग जी अपने रूल्स बताकर वहाँ से जा चुका था, और वो ना जाते हुए इतना मुस्कुरा रहा था कि जिस इंसान के लिए उसने ये घर बनाया वो इंसान फाइनली वहाँ आके रहने लगा है। वांग जी को बहुत खुशी थी। दूसरा विंग जो बहुत रिलैक्स महसूस करता है, वो जाके देखता है कि घर है ना, उसमें डिम लाइट भी है। वो डिम लाइट ऑन करता है जो ब्लू कलर की थी। फिर वो किचन जाके देखता है, किचन भी बिल्कुल उसके सपनों जैसी है, जैसा उसने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसी। ये घर उसके सपनों का घर है। विंग खुद से कहता है, क्या एक बार लड़ने के बाद आपको अपने सपनों से मिलने में समय नहीं लगता? सीक्रेट बडी, तुम सही कहते हो। अगर मैं एक बार अपने लिए कदम उठाऊंगा तो मैं अपने सपनों से ज़रूर मिलूंगा। विंग जो बहुत खुश था, पर कहते हैं ना, कोई भी खुशी हो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। विंग उस रात बेड पे बस स्क्रॉल करता रहा था, इधर उधर करवटें बदलता रहा। उसे नींद कुछ ज़्यादा आई नहीं। एंड जब फाइनली सुबह होती है तब विंग बहुत ऐसा था कि कोई नहीं, चलो जो भी होगा देख लेंगे हम। फैमिली से दूर पहली बार गया है ना विंग। जब विंग सुबह नहा धो के बस रेडी होकर अपने ऑफिस जाने वाला था, उसे पता चलता है कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया, उसकी जॉब चली गई है। वो भी इसलिए क्योंकि उसके फादर ने विंग के इन्वेस्टेड सारे पैसे निकाल लिए हैं। साथ ही उसके फादर ने ना मतलब उसके ऑफिस में विंग को एक अर्जी लगाया गया था, और वो उसके फादर की थी। तो उसके फादर ने वहाँ बोल दिया है कि उसके बेटे से और उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। तो उन लोगों ने विंग को जॉब से निकाल दिया है। विंग को जब ये पता चलता है तो वो बहुत निराश हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। एक टाइम पे डिसेंट लगने वाला उसका रेंट अब उसके सर पे बोझ की तरह दिख रहा था उसे। विंग को इतना ज़्यादा हताश महसूस हो रहा था कि वो क्या बताए। विंग तुरंत वहाँ से उठता है और लाइब्रेरी जाता है। रेडी तो वो पहले से है। लाइब्रेरी में वो देखता है कि जो लाइब्रेरियन है वांग जी, वो अभी भी वहीं पर है। विंग एंट्री लेकर के अपने डेस्क पे बैठता है और वही बुक निकालता है जिसमें लास्ट टाइम उसने लेटर लिखा था। अब उसे लेटर मिला हुआ था जो कि वांग जी का है ऑफ कोर्स। उसमें लिखा था, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा स्ट्रगल? मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने लिए ज़रूर कदम उठाओगे, और अगर तुमने एक बार कदम उठा लिया तो पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बार जब हम अपने लिए आगे बढ़ जाते हैं तो ना तो बीच में कहीं रुकना है और ना पीछे मुड़ के देखना है। जब तक कि हमें अपनी मंजिल ना मिले आगे ही बढ़ते जाना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। अननोन बडी। विंग ये लेटर पढ़ता है ना तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सीक्रेट बडी को ना उसके बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि वो सब कुछ समझता है। विंग को सच में रिग्रेट हो रहा था अपना कदम उठाने के लिए, और उसके अननोन बडी ने अभी कहा कि नहीं करना है। विंग फिर लगता है कि उसने अपने फादर का घर छोड़ दिया है, और फिर वो ये भी लिखता है कि अब उसकी जॉब भी चली गई है। विंग काफ़ी देर तक वेट करता है कि शायद अननोन बडी उसके सामने ही आ जाएगा। वैसे तो विंग को टाइम नहीं मिलता था, लेकिन आज तो उसके पास टाइम ही टाइम है। विंग सुबह से शाम होने तक, जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती तब तक वहीं बैठा रहता है, ये देखने के लिए कि सीक्रेट बडी आएगा कि नहीं।
पर विंग के डिसअपॉइंटमेंट के लिए कोई भी इंसान आकर के उस बुक को टच भी नहीं करता जिसमें विंग ने अपना लेटर लिख के रखा था। विंग बहुत ज़्यादा निराश हो गया था कि क्या वो अपने सीक्रेट बडी से कभी मिल नहीं पाएगा। एंड एक चीज़ जो विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो ये कि वो दोनों सीक्रेट फ्रेंड्स होने के साथ में सीक्रेट लवर्स भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विंग और वांगजी ने सीक्रेटली, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इसलिए विंग का सजेशन था कि उसे डेटिंग एक्सपीरियंस करनी है। इतने सालों की ज़िंदगी में उसने कभी भी डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं की, तो पिछले 3 महीने से वो डेटिंग में है। और अब अननोन बडी कोई अननोन बडी नहीं था, सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड हो गया था वो। और इसलिए वांगजी ज़्यादा विंग के लिए केयरिंग है क्योंकि उन दोनों का अब रिलेशन भी है, उनके रिश्ते को एक नाम भी मिल चुका है। विंग जो बहुत वेट करता है, पर जब अननोन बडी नहीं आता तो विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। वांगजी आके उस लेटर को खोल के देखता है जिसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा सुबह से शाम तक, शायद तुम मेरे सामने आ जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा डर दूर हो गया है तुमसे मिलने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मन में एक इच्छा भी है, जब मैं इतना कुछ कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। एंड फिर विंग ने अपनी सारी बातें लिखी थी कि उसने अपना घर छोड़ दिया है और फिर वो कहीं पे अपने लाइब्रेरी के पीछे ही एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट टाइप का एक घर है, वहाँ रहता है। अब अगर वो चाहे अननोन बडी तो उससे आके मिल सकता है। विंग ने अपना एड्रेस दे दिया था। वांगजी ये पढ़ के ना एकदम हैरान था, विंग ने पहली बार अपना एड्रेस दिया है। अब तक विंग ने बताया नहीं था कि विंग कहाँ रहता है, ना वांगजी ने बताया, बस वांगजी को ये बताया था विंग ने कि उसका एक घर है, और वांगजी ने भी सेम कहा था। वांगजी अब लिखता है, तुम्हारी हैरानी के लिए मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, इतने पास कि तुम हर पल हर रोज़ मुझे देख सकते हो, पर जो चीज़ें हमारे सामने बहुत ऑब्वियस होती हैं वो हमें दिखाई कहाँ देती हैं। हमें लगता है वो हमसे बहुत दूर हैं, जबकि वो हमारे बहुत करीब होती हैं। मैं ये सब नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे बोलना चाहूँगा, अगर तुमने ये कदम उठा लिया है तो अगर अब तुम्हें अपने घर वाले वापस बुलाए भी ना तब भी मत जाना। तुम्हें अब अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते, इसलिए बस स्ट्रगल करते रहना, ठीक है ना। दूसरे दिन विंग आता है। अभी विंग को जॉब नहीं मिली है। विंग दूसरे दिन लाइब्रेरी आता है जहाँ पर वांगजी बैठा हुआ था। वांगजी सोचता है कि इसको जॉब नहीं मिली और ये कर क्या रहा है। वांगजी विंग की मदद करना चाहता है, लेकिन अगर वांगजी ने विंग को जाके अभी हेल्प किया तो वांगजी को पता है विंग खुद से स्ट्रगल करना कैसे सीखेगा। वांगजी को पता है कि विंग ने अब तक कुछ खाया भी नहीं होगा ज़्यादा। विंग के पास जो पैसे थे, वांगजी ने देखा था विंग बस एक ब्रेड का पैकेट लेके आया था और विंग ने ब्रेड खाया है। वांगजी बस विंग की हिम्मत देखना चाहता है कि कितनी हिम्मत है इसके अंदर। क्या ये ब्रेड खा के भूखा रह के भी अपने फैसले पे अड़िग रहेगा या फिर कुछ मुसीबतें आने पर हार मान के वापस लौट जाएगा। एक ये चीज़ होती है, अगर आपके सामने कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसको रास्ता दिखाओ, पर उसके हिस्से का काम खुद मत करो। अगर आप किसी के हिस्से का काम करते हैं तो आप उसको डेवलपमेंट करने से रोक रहे होते हैं। उसको स्ट्रगल करने दो, भूखा रहने दो, परेशान होने दो, उसे हार मान के फिर उठने दो। वो उसका स्ट्रगल है, आप बस सपोर्ट बन के खड़े रहो। तो वांगजी उसका सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है, बट विंग की मदद नहीं कर रहा खुद। यहाँ से हम देखते हैं कुछ दिन और बीत जाते हैं। फाइनली विंग जो वांगजी की बात को याद करते हुए कि अगर हमें मदद नहीं मिल रही है तो खुद जाके मांगो, ज़रूरी है, तो विंग जाके वांगजी से मदद मांगता है लाइब्रेरियन से कि उसे जॉब नहीं मिल रही है, क्या वांगजी के पास कोई आइडिया है कि उसे जॉब कहाँ मिल सकती है। तो वांगजी विंग को सजेशन देता है कि विंग इन जगह पे जा कर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विंग को क्या क्या करना आता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको बताता है। विंग बोलता है कि उसे रीडिंग वगैरह आती है, उसकी नॉलेज अच्छी है, प्लस वो म्यूज़िक में भी अच्छा ही है। उसने अपने फादर से चुप के म्यूज़िक सीखा है, जो कि लास्ट ईयर ही हुआ है, जिसके बारे में वांगजी को पहले से पता है क्योंकि विंग ने अपने लेटर्स में मेंशन किया था उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। तो वांगजी ने कहा था कि सीक्रेटली सीख लो, लोग तो चुपके से क्या क्या करते हैं। तो विंग चुपके से म्यूज़िक सीखता था, म्यूज़िक सीखा उसने। एंड ये चीज़ अभी वो वांगजी को सामने से बता रहा था। फिर विंग कहता है कि उसे कॉमेडी में इंटरेस्ट है लेकिन आती कुछ नहीं है।
तो वांग जी विंग को सजेस्ट करता है कि तुम पार्ट टाइम में किसी भी कैफ़े में जाके एक वेटर की जॉब करो, प्लस तुम किसी भी कॉमेडियन के शो में जाके एज अ काम करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, बाद में मिलने लगेंगे। विंग वांग जी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ पे वांग जी ने विंग को एडवाइस दिया है, करना या ना करना विंग के हाथ में है। विंग चाहे तो एडवाइस को मान सकता है और चाहे तो इनकार कर सकता है, और विंग चूज़ करता है वांग जी के एडवाइस पे काम करने के लिए। देन इसी तरीके से बीत रहे थे। एक चीज़ जो विंग नोटिस करने लगा था वो ये कि जो वांग जी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है विंग के साथ। लैंडलॉर्ड होने के बाद भी वांग जी कभी भी खुद से आके विंग से ऐसे रेंट नहीं मांगता, ना ही किसी और चीज़ की वो डिमांड करता है कि नहीं तुम ये क्लीनिंग करो या कुछ ऐसा। वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करता है विंग के साथ, और ऊपर से वो विंग की हेल्प करता है हर एक चीज़ में। विंग और वांग जी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं हम। विंग का एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड है जिससे वो लेटर्स लिख के बात करता है, और दूसरा वांग जी उसका अब फ्रेंड बन गया है। विंग को घर छोड़े हुए फिर 2 महीने बीत चुके हैं और वांग जी को सीक्रेटली डेट करते हुए 5 महीने। विंग अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करता है। 2 महीने में ही उसकी हालत ऐसी हो गई है कि हाँ, अपना कमाओ, अपने सपनों पे काम करो, अपना खाना बनाओ और मज़े करो। साथ में ही उसे वांग जी मिल जाता है। जब भी विंग कुकिंग करने बैठता है ना, तब वांग जी को वो बुला लिया करता है, क्योंकि विंग को कुकिंग करना बहुत पसंद है और वांग जी को खाना खाना पसंद है। तो विंग बनाता है और वांग जी खाता है। दूसरी चीज़, विंग को पता चला कि वांग जी को लिखना बहुत पसंद है। वांग जी कई तरीके के जो है पोएम्स लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, काफ़ी कुछ लिखता रहता है। तो विंग उन सब चीज़ों को पढ़ता है। मतलब विंग को खाना बनाना पसंद है, वांग जी को खाना पसंद है, विंग को पढ़ना पसंद है और वांग जी को लिखना पसंद है। क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। विंग और वांग जी खाना खा रहे थे जो विंग ने ही बनाया है, और वांग जी खाना खाते हुए विंग को बता रहा था अपने लेटेस्ट आर्टिकल के बारे में जो उसने एक न्यूज़पेपर के लिए लिखा है। विंग फिर वांग जी से कहता है, ये तो सही लिखा है आपने, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल लग रही है मुझे। वांग जी कहता है, हो जाता है सेटलमेंट, आपको बस अपने लिए काम करना पड़ता है। चीज़ें नॉर्मल होने के लिए ही बिगड़ती हैं, अगर बिगड़ेंगी नहीं तो नॉर्मल कैसे होगी, सिंपल है। वेल, तुमने अपने घर वालों से बात की? तुम्हें बहुत टाइम हो गया है घर छोड़े हुए ना। विंग कहता है, हाँ मैं करूँगा, जल्दी कर लेना, वो भी ठीक रहेगा, और ना करो तो भी ठीक है। जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते अपने नए चूज़ किए गए करियर में, तब तक ना बोलो तो भी अच्छा रहेगा। एटलीस्ट वो तुम्हें फिर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम पहले ही अपना सक्सेसफुल हो जाओगे उस चीज़ में, और अगर बीच में बोलोगे तो हो सकता है वो तुम्हें वापस बुलाने लगे। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी के जाने के बाद विंग सोचता है कि उसने वांग जी को कब बताया था कि विंग ने अपना घर छोड़ा है। उसने वांग जी को ये कभी नहीं बताया कि उसने घर छोड़ा है, और उसने वांग जी को ये भी कभी नहीं बताया कि उसने अपना घर करियर के लिए छोड़ा था, क्योंकि विंग वो नहीं करना चाहता जो उसे करने के लिए कहा जा रहा है। विंग का अपना मन है और उस हिसाब से वो काम करना चाहता है। वांग जी को कैसे पता चला? इसके बाद ना विंग के मन में एक डाउट आ गया था। विंग जब लाइब्रेरी जाता है शाम के वक्त और वो उस बुक को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसे वहीं पे रख देता है, अंदर वहाँ से निकल जाता है, और लगभग 15 मिनट बाहर रुकने के बाद वो ना बाहर से देख रहा होता है कि वांग जी अपनी जगह से उठेगा क्या। जैसे ही वांग जी उठता है ना, विंग पीछे से आता है और वो देखता है कि वांग जी उसी बुक के पास गया है, उसमें से लेटर निकाला है और उसको खोलने लगा है। विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है कि वाह, ये क्या हो रहा है? क्या वो इंसान वांग जी है? विंग तो शॉक में आ गया था। जिस इंसान को विंग डेट कर रहा है वो वांग जी है। विंग ये सोच के ही ना खुद को 2-3 थप्पड़ लगाता है, कहता है कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, इन दोनों की बातें कितनी एक जैसी हैं। जब भी मुझे कुछ बोलना होता है मैं लेटर लिखता हूँ या फिर वांग जी के पास जाता हूँ। दोनों सिचुएशन में मैं एक ही इंसान को ढूंढता हूँ। ये कितना बेकार है, इसको पता था कि मैं हूँ और इसने मुझे बताया भी नहीं।
विंग को ना वांग जी के ऊपर गुस्सा भी आता है और उसे अच्छा भी लगता है। फिर विंग सोचता है क्यों ना वो वांग जी के साथ में एक गेम खेले। वांग जी ने भी तो उसके साथ में गेम खेला है ना। वांग जी को पता था कि विंग कौन है, क्या है, विंग के साथ ये गलत है ना। लेकिन फिर विंग गुस्सा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद विंग अपने आप को ओपन भी नहीं कर पाता वांग जी के लिए। और वांग जी ने उसका तब साथ दिया जब कोई भी नहीं था। तो विंग खुश था, और ये जान के तो और भी खुश था कि विंग को जो फीलिंग्स आ रही थी ना वांग जी के लिए, वो ठीक है। विंग को लग रहा था कि अब वो चीट करने वाला है अननोन बडी के ऊपर, क्योंकि अननोन बडी को विंग ने कभी देखा नहीं और वांग जी के साथ वो ज़्यादातर समय अपना बिताता है। लेकिन अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर लाइब्रेरी में विंग किसी के साथ आया है। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था और उसे ना मतलब बहुत ऐसा क्यूरियोसिटी थी कि किसके साथ आया है, मुझे जानना है। वांग जी विंग के ऊपर स्पाई करने लगा। फिर विंग जाके अपनी डेस्क पे बैठता है, फिर वो बुक लेके आता है जिसमें लेटर लिखा है। उस लेटर में वांग जी ने कल लिखा था कि अपना ख्याल रखो और अपने ऊपर और अच्छे से काम करो, हार नहीं माननी है, और आज मैंने पता है ये किया वो किया और तुम कैसे हो। या फिर और उसने ये भी लिखा था कि वो उसने विंग को और अपने आप को ऐसे साथ में इमेजिन किया कि हम दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे, डिनर पे जाएंगे, ऐसा। विंग वो लेटर्स ना अपने सामने वाले पर्सन को दिखा रहा था जो उसके साथ आया था और उससे कुछ बात कर रहा था। वांग जी को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि किसको बता रहा है विंग। विंग का तो कोई ज़्यादा दोस्त है नहीं, वांग जी को पता ही ये चीज़, तो लेटर्स में बताई है विंग ने। तो वांग जी ऐसे जाता है उसके पास, और वहाँ जाने के बाद उसे सुनाई देता है विंग कह रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी को देख लिया था कि वांग जी वहाँ आ चुका है, अब जहाँ से वांग जी को सारी चीज़ सुनाई देंगी। तो विंग कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम हो। देखो आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हो लेटर्स में, मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। वो जो शख्स वहाँ बैठा हुआ था वो विंग के हाथ पे हाथ रख के बोलता है मुझे कौन सा पता था कि ये तुम हो, मुझे भी तो कल ही पता चला, पर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने दो बुक्स में लेटर रखे थे। ये वाला तो मैंने पढ़ा ही था, पर तुमने दूसरी बुक में लेटर लिखा था, मैंने वो भी पढ़ लिया और देखो मिल गया। विंग कहता है अरे मैं भूल गया था, मुझे एक ही जगह दोनों लेटर्स रखने थे, पर मैं क्या करूँ, मैं भूल गया और मैंने दो अलग अलग जगह रख दिए। पर अच्छा है तुमने देखा, मुझे अच्छा लगा। वांग जी का तो इधर सर चकरा रहा था कि विंग ने और कौन सी बुक में लेटर रखा है। कल तो विंग ने एक ही बुक पढ़ी थी, विंग ने दूसरी बुक में लेटर रखा कब था। तो वांग जी ना देखता है कि विंग और वो जो इंसान है वो वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद वांग जी अपनी जगह से उठता है और सारी बुक्स को खोल खोल के देखने लगता है कौन सी बुक में लेटर रखा है, उसे तो मिला ही नहीं। पीछे से विंग मतलब पीछे से वांग जी के सामने एक बुक आती है और आवाज़ भी आती है विंग की। वो कह रहा था इसमें देखो, इसमें होगा। वांग जी उस बुक को लेके बोलता है वही तो मैं देख रहा हूँ, किस में है, अरे मिल गया, यही तो। विंग पीछे अपने हाथ बांध के खड़ा हुआ था और जो इंसान वहाँ पे खड़ा था ना वो हंस रहा था वांग जी को देख के। वांग जी विंग को देख के बोलता है वो मैं बस चेक कर रहा था कि मेरी बुक्स सही से है कि नहीं, ये पता नहीं किसने रख दिया। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। देखो मेरा मन नहीं था तुमसे छुपाने का, लेकिन मैं तुम्हें बताता तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम कभी किसी से बात नहीं करते हो। विंग कुछ नहीं कहता है, वो आगे बढ़ता है और वांग जी को गले लगा लेता है। विंग वांग जी को गले लगाते हुए कहता है तुम भूल गए, हमने कहा था ना जब हम पहली बार मिलेंगे तो बातें नहीं करेंगे। वांग जी को याद आता है विंग ने अपने लेटर में एक बार लिखा था कि जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बस एक दूसरे को कुछ टाइम तक गले लगाए रखें, एक दूसरे को बस फील करें कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रेजेंट हैं वहाँ पे। फिर हम दोनों सनसेट देखेंगे साथ में और कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, बस एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ में फिर अपना डिनर करेंगे और हो सकेगा तो रात में किसी शांत जगह पे लेटे लेटे तारे देखेंगे, पर बोलेंगे कुछ नहीं। वांग जी को जब ये याद आता है ना तो वो बस चुप हो जाता है। दूसरा जिस शख्स को विंग लेके आया था वो वहाँ से भाई जा चुका था अपना सर हिला के कि अब तो विंग का कुछ नहीं हो सकता।
दरअसल वो विंग का कज़न है जियांग चिंग, जिसके बारे में वांग जी को विंग ने मेंशन किया है लेटर में, लेकिन वांग जी कभी जियांग चिंग से मिला नहीं तो उसने जियांग चिंग को पहचाना नहीं। अभी हम देखते हैं विंग और वांग जी जो अपनी लाइब्रेरी को बंद करते हुए वो दोनों सनसेट देखने के लिए जाते हैं। सनसेट देखते हुए विंग और वांग जी एक होटल के टॉप फ्लोर पे खड़े हुए थे। विंग और वांग जी दोनों काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं, पर उनमें से कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा था। जैसे कि वो प्रेजेंस ही काफ़ी है उन दोनों को ये कंप्लीट फीलिंग देने के लिए कि हाँ वो दोनों हैं साथ। इतने साल तक, मतलब वो लोग 1.5 साल से साथ में हैं, तो इतने साल तक साथ रहने के बाद जो फीलिंग आनी चाहिए वो है वहाँ पे। वो लोग अपना डिनर करते हैं उसी होटल में, फिर वहाँ से हाथों में हाथ दिए पैदल चलते हुए वहाँ से निकलते हैं। रात की ठंडी हवा उन्हें ऐसे छू कर जा रही थी और इस चीज़ का एहसास दिला रही थी कि इतनी ठंडी हवाओं में भी एक गर्माहट है उनके साथ। विंग और वांग जी फिर अपने घर आते हैं, विंग के घर, जो विंग ने वांग जी घर में रहता है वहीं। वहाँ आने के बाद वो दोनों बस गार्डन में बैठ जाते हैं। विंग एक मैट लेके आता है, उस मैट को वहाँ बिछाता है और वो दोनों बस गार्डन में लेट जाते हैं। वहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, पर शायद आज मच्छर भी उन दोनों को वहाँ से नहीं भगा सकते। वो भी कहेंगे कि नहीं बेटा, आज तो तेरा खून चूस के रहेंगे। कितने देर तक तू यहाँ टिकता है वो भी हम देखते हैं। विंग और वांग जी ने अपना स्प्रे का यूज़ किया जो वहाँ से जो मॉस्किटोज़ हैं उन्हें भगाने का काम कर रहा था। वो दोनों वहाँ लेटे हुए थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए, लेकिन अभी भी किसी ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं था। वो दोनों बिल्कुल शांत थे। वो शांति इतनी ज़्यादा पीसफुल थी कि विंग कोई बता नहीं सकता। अपने आप उन दोनों की आंखें बंद होती हैं, उन्हें नींद आती है, सुबह उनकी आंख खुलती भी है। वो दोनों जाग चुके थे, जहाँ पर विंग जब अपनी आंखें खुलता है तो वो देखता है कि वांग जी उसके पास में लेटे लेटे विंग को ही देखे जा रहा है। विंग वांग जी को देखता रहता है, जैसे उनके इशारों में ही आंखों में बात हो जाती है। वो दोनों उठ जाते हैं अपनी जगह से। विंग अपने काम पे लग जाता है और वांग जी अपने काम पे। दिन भर की मेहनत के बाद में शाम के वक्त विंग रोज़ की तरह लाइब्रेरी आता है और वो बुक उठा के बैठ जाता है पढ़ने के लिए। आज वांग जी उसके पास जाके बैठता है और कहता है, तो तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? विंग वांग जी की तरफ बिना देखे कहता है, तुमने मेरे सारे लेटर्स पढ़े हैं? वांग जी कहता है, हाँ, क्या हुआ? तुमने ये भी पढ़ा है कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा है? वांग जी कहता है, सब कुछ पढ़ा है, तुमने जो भी लिखा है। हम मैंने ये भी पढ़ा है कि तुम चाहते हो कि हम जब मिले फिर हम लोग साथ में रहेंगे। तुम चाहते हो कि एक्सपीरियंस करना कैसे होता है। मैंने सब पढ़ा है। विंग ना अब अपने सर को अपनी बुक में छुपा कर कहता है, चुप रहो तुम, बोलो नहीं। देखो, वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, ऐसे मत देखो। वांग जी कहता है, अभी तो तुमने कहा कि देखो। विंग कहता है, मेरा मतलब वो नहीं, मेरा मतलब सुनो। वो देखो। वांग जी कहता है, वांग जी बस अपने पाम में अपने फेस को रख के ना, अपनी चिन को रख के विंग को ही देखे जा रहा था। विंग उसके फेस के सामने बुक रख के बोलता है, तुम मुझे ऐसे मत देखो। वांग जी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो विंग, तुम मुझे कहो ना। विंग कहता है, वो वांग जी कहता है, तुम्हें ब्रेकअप तो नहीं करना ना? विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें करना है? विंग कहता है, नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बस। विंग कहता है, नहीं, वो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो भी लेटर्स में लिखा है तुम उसको ज़्यादा गौर से मत सुनना। मतलब कि गौर से तो सोच के ना, लेकिन उतने गौर से मत सोचना, क्योंकि मैं तो कुछ भी लिखता था, क्योंकि मैं तुमसे मिला नहीं था और मुझे तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम मुझे रोज़ देखते होगे, मुझे तुम्हें सब कुछ पता होगा मेरे बारे में। मुझे तो उसको भी सोचा भी नहीं था, अपने सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, वरना मैं वो सब कुछ नहीं लिखता। तुम्हें समझ आया? वांग जी कहता है, नहीं विंग,
तुमने ऐसा क्या लिखा है जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, जिसकी वजह से तुम इतने घबराए हुए हो? विंग कहता है, ठीक है, मैंने जो कुछ लिखा है ना वो सब कुछ ध्यान मत देना, हम लोग सारी चीज़ें स्टार्टिंग से करेंगे। हाँ, मतलब तुम मुझे टीज मत करना मेरी बातों को लेके। जैसे मैंने लिखा था किसके बारे में, फर्स्ट नाइट के बारे में, वो सब कुछ। वांग जी को अब याद आता है कि हाँ, विंग ने अपनी डार्क फैंटेसीज़ में लिखा था कि किस तरीके से वो चाहता है कि जब वो इसे मिले ना तो विंग उस दिन ना किसी मंगा को पढ़ के आया था और उसने बोला था कि वो सीन को ना रिक्रिएट करना चाहता है वांग जी के साथ। वांग जी को याद आता है और वो सीन ऐसा था जहाँ पे विंग को वांग जी पुश करके उसके बैक पे उसको स्लैप करता रहे तब तक कि जब तक कि विंग की आंखों से आंसू ना आ जाए। वांग जी ये सोच कर, मतलब ये उसने पढ़ा था ना विंग के लेटर में, तो उसको लगा था कि ये बंदा चल भी पाएगा क्या, एक स्लैप में तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। पर फिर वो क्या कह सकता था, उसने विंग को ये चीज़ लिखी हुई थी और अभी ना उसने ये सोच कर ना उसको बहुत हंसी आ रही थी। विंग कहता है, तुम हंसो मत। वांग जी कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। तुम फिर हंस रहे हो, तो मैं क्या करूं? मुझे याद आ रहा है तुमने कहा था कि तुम्हें वो पकड़ना है हाथों में। फिर कहता है, तुम कैसे बोल सकते हो? वांग जी कहता है, तुमने खुद बोला था, मैंने नहीं बोला तुमसे। फिंग को ना इतनी ज़्यादा शर्म आती है कि बेचारा शर्म से ही पानी पानी हो गया था, पर क्या कर सकते हैं, उसने वो सब तो कर दिया है ना। इसके बाद उनके दिन और भी ज़्यादा बेहतर हो गए थे। विंग की ज़िंदगी में मुसीबतें आईं, उसे कई जगह से रिजेक्ट किया गया कॉमेडी शोज़ से, कई जगह उसे सिलेक्ट भी किया गया, कई जगह उसे पैसे नहीं दिए गए काम करवाने के बाद भी, और हमेशा वांग जी था उसके साथ। विंग ग्रो करता था, रिजेक्ट हो के आता था, कोई उसे गालियाँ भी देता था तो वांग जी उसको बोलता था कि तुम्हें ऑन द स्पॉट उस चीज़ को जवाब करना है, टैंगल करना है अपने आप से। वांग जी जाके कभी विंग के लिए नहीं लड़ा उसने, वो चाहता है विंग अपनी लड़ाई खुद से लड़े। अपने फादर के पास जब विंग लगभग 1 साल बाहर रहने के बाद जब उसे थोड़ा बहुत काम मिलने लगा था, तब विंग गया था अपने फादर के पास। वांग जी ने कहा था अगर विंग जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन विंग बिना मिले ही वापस आ गया था। वो अपनी मदर को अकेले मिल के आया था। और फिर इसके बाद लगभग 3 साल और बीते जब वांग जी और विंग ने अपना खुद का घर लिया, और विंग अब पूरी तरीके से रेडी है अपने रिलेशनशिप के लिए। उन दोनों के बीच तो अब कोई पर्दा रहा भी नहीं। जो चीज़ वो एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं बोल पाते, वो लेटर्स लिख दिया करते हैं एक दूसरे को। और वो जो एक बुक जिसमें वो अपने लेटर्स रखते थे ना, वो बुक अभी भी उनके घर में है, जहाँ पर अगर वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो विंग को पता रहता है कि उसे कहाँ पे जाके वांग जी को मनाना है, और वांग जी को पता रहता है कि विंग कहाँ पे अपनी जो मन की बात है ना, जो उसे बुरी लगी है और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब कुछ वो अपने लेटर्स में क्लियर कर लिया करते हैं। उनका बेस्ट वे है ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें वो फ़िल्टर करके चीज़ें लिखते हैं, तो जो एग्जैक्ट उनके मुंह में आता है वो बोलते नहीं, जिससे उनका रिश्ता भी ख़राब नहीं होता। साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं वो लोग, जैसे झगड़ा वगैरह। अगर कुछ बुरा भी लगता है, जैसे अभी वो बात कर रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन विंग को बातें करते हुए कोई चीज़ वांग जी की बुरी लगी, विंग उस टाइम पे नहीं बोल पाया, तो वो लिख दिया करता है। रोज़ उन्हें लेटर्स मिलते हैं, और ये उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है कि वो एक दूसरे के सामने रहते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, फिर भी अपने मन में कुछ भी आया होता है तो लेटर में लिखते हैं। कभी जो वांग जी को लगता है कि विंग बहुत स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बताना नहीं चाहता, तो वांग जी लेटर में लिख दिया करता है कि तुम्हारे स्ट्रगल करो, तुम बिल्कुल करो, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रगल करने से किसी ने रोका नहीं है। मैं तो और चाहता हूँ कि और 10, 20, 30 मुसीबत तुम्हारे सर पे आकर टूट पड़े, तुम्हें बिखरने तोड़ने वाली मुसीबतें आ जाएं, और तुम उनसे लड़ो और अपने आप को इम्प्रूव करो। बस हाँ, इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी बैकबोन हूँ। विंग भी काफ़ी सारे ऐसे मोटिवेटिंग वर्ड्स ना वांग जी को बोलता रहता है। लगभग 5 साल हो चुके हैं विंग को अपने घर से निकले हुए, और 5 साल बाद विंग फाइनली घर जा रहा है। वांग जी उसके साथ है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें मुझे साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है,
नहीं लंजा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरी बैटल नहीं है, ये तुम्हारी बैटल भी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ हमारे बारे में, सिर्फ मेरे सक्सेसफुल करियर के बारे में नहीं। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, सिर्फ काट नहीं रहा हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं पहले से बहुत बदल गया हूँ। मैं अपनी बात सामने रख सकता हूँ। इतने रिजेक्शन झेलने के बाद तो मुझे बात करना तो आ गया है। वांग जी कहता है, यही अच्छा है। विंग ने अभी अपने स्पेक्स नहीं लगाए हुए हैं। विंग स्पेक्स लगाना छोड़ चुका है और उसे स्पेक्स लगाए भी नहीं गए थे। वो स्पेक्स उसे लगे थे टेंशन की वजह से, उसका सर दर्द करता था इसलिए। बाकी विंग के स्पेक्स की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं थी। फिलहाल अभी विंग और वांग जी विंग के घर जाते हैं और विंग के डोरबेल को बजाते हैं। दरवाज़ा विंग की मदर खोलती है। विंग को देख के वो बहुत खुश थी क्योंकि विंग हर 6 महीने में एक बार उनसे मिलने आया करता है। वो वांग जी के बारे में भी जानती हैं। विंग वांग जी को दिखा के बोलता है, मॉम ये रंजा है। कांग से सिरन वांग जी को देख के बोलती है, हेलो रंजा, विंग तुम्हारे फादर घर पे हैं आज। विंग कहता है, इसलिए तो हम आए हैं। कांग सेरन कहती है, तो मतलब क्या है तुम्हारा, तुम उनको गुस्सा दिलाना चाहते हो? उनको गुस्सा आया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। विंग कहता है, क्या होगा? लड़ेंगे हम, मैं वैसे भी घर पर नहीं रहता हूँ। चलो चलो अंदर जाने दो, लंजा को पहली बार घर पे आया है मम्मा। विंग और वांग जी दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ पर वी चांग से अपने काउच पे बैठा हुआ था। वो विंग को देख के बोलता है, क्या हुआ, देखो देखो कौन आया है। घर छोड़ के तो ऐसे गया था जैसे कि कभी घर में कदम ही नहीं रखेगा, अब कैसे आना हुआ तुम्हारा। विंग सोफे पे जाके बैठ जाता है। वांग जी विंग खड़ा रहता है। पहले वांग जी जो है ना विंग के फादर को बो करता है, बोलता है, हेलो अंकल। वी चांग से वांग जी को देख के बोलता है, अरे बेटा तुम बैठो, ये तो है ही पागल, इसकी बात पे ध्यान मत देना। और ये है नहीं हमारा कोई, अब तो इसको घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर मत जाना। और विंग कहता है, मैं घर आने के लिए नहीं आया हूँ। आप माने या ना माने, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे पिता हैं, तो जो कुछ मेरी लाइफ में है उसको जानने का हक आपको बिल्कुल है। बेशक आप जाना चाहें या ना जाना चाहें, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आके बताऊँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ और अब मैं वो काम करता हूँ जो मुझे करना पसंद है। मैं एक कॉमेडियन हूँ। साथ ही साथ मैं अपने घर में रहता हूँ खुद के। मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स भी हैं और एक छोटा सा स्टार्टअप भी मैंने खोल रखा है। वी चांग से काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हुए बोलते हैं, हाँ तो इसमें गलत क्या है, सब सही है। अब हमारे घर का खून तो ऐसा ही कर लेता है, तो तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो। विंग कहता है, ये तो सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्टली मैं आपको अपने लाइफ पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वी चांग से एकदम अचानक से एक्साइटेड हो गए थे। मतलब उन्हें लगा नहीं था कि विंग अपने लिए लाइफ पार्टनर भी ढूंढ के लेके आएगा, तो वो एक्साइटेड थे। विंग जो अपने फादर को देख के बोलता है, मीट माई लाइफ पार्टनर, और हाँ आप हमें रद्द नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही शादी कर ली है, लान वांग जी। वांग जी बहुत नर्वस था। वो इतना नर्वस था कि जितना मोटिवेशन उसने आज तक विंग को दिया है ना, सब उसके सर से ऊपर जा चुका था। आज तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो विंग के हाथ को इतना टाइटली उसने पकड़ा हुआ था कि विंग का हाथ ही टूट के उसके हाथ में आ जाए, पर वांग जी को विंग कंफर्ट कर रहा था और उसके इस नर्वसनेस को देख के ना विंग एंजॉय कर रहा था। उसने पहली बार वांग जी को इतना डरते और नर्वस देखा है। नर्वस हो भी क्यों ना वांग जी, एक शब्द की देर है बस विंग को पूरे तरीके से तोड़ मड़ोड़ने के लिए। और क्या पता विंग सच में अपने फादर मदर से इतना प्यार करता हो, वांग जी से भी ज़्यादा, कि वो वांग जी को छोड़ने के लिए रेडी हो जाए। क्या भरोसा, विंग पर उसे पूरा भरोसा है, बिल्कुल पूरा भरोसा है, लेकिन खुद पर नहीं है। खैर, जो उन लोगों के अमेजमेंट के लिए वी चांग से ज़्यादा कोई रिएक्शन देता नहीं है। वो बस बोलता है कि तुम हमारे पार्टीज़ वगैरह में मत आना, घर पे मिलने आ सकते हो लेकिन किसी रिश्तेदार के घर पे बिल्कुल मत जाना। विंग को हैरानी होती है। हम देखते हैं डिनर के बाद विंग अपनी मदर के साथ बैठा होता है। तब विंग की मदर बताती है कि उसने विंग के फादर को बता दिया था कि विंग उससे मिलने आता रहता है और विंग का एक बॉयफ्रेंड भी है। उनको थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
विंग तो बहुत हैरान था कि उसके फादर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा है। पर विंग की मदर कहती हैं, विंग तुम्हारी एज 30 साल हो चुकी है, कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे को इस उम्र में भी अकेले स्ट्रगल करने देगा। अगर तुम अपने लिए इसको ना ढूंढते ना तो हमें लगता है कि तुम लाइफ टाइम पर सिंगल रहने वाले हो। अच्छा है, और वैसे भी तुम्हारे फादर तुम्हें घर नहीं बुलाएंगे, वो तो चाहते ही हैं कि तुम दुनियादारी सीखो, इस दुनिया में रहना सीखो, कितनी क्रूर होती है ये दुनिया, ये सीखो। अब तुम इतने सालों तक सरवाइव कर गए हो, उन्हें तो बहुत खुशी होती है। तो तुम्हें पता नहीं है वो कितने लोगों से जाके बताते रहते हैं कि मेरे बेटे ने ये कर लिया, वो कर लिया। तुम्हें पता है पिछले महीने तुम्हारे कॉमेडी शो में आए थे ये। विंग कहता है, क्या? और मैंने कहा था ना लंचा, देखो मैंने कहा था ना, मैंने डैड को दिखाया और तुमने क्या कहा था, मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है। देखो देखो डैड थे वो। कांसरन कहती है, और तुम्हें ये नहीं पता है तुम्हारे इस हस्बैंड की जितनी बुक्स इसने पब्लिश की हैं सब कुछ उन्होंने ख़रीद कर पढ़ी हैं, और वो हमेशा उसको बोलते रहते हैं कि विंग ने चुना तो अपने लिए हीरा ही है। जिस तरीके से उनका बेटा हीरा है, उनके बेटे ने एक हीरा ही चुना है अपने लिए। विंग जिसे बहुत खुशी होती है। कोई भी पिता अपना प्यार डायरेक्टली अपने बच्चों को नहीं दिखाता, बिल्कुल भी नहीं दिखाता। विंग के साथ उन्होंने बहुत कोल्ड रिएक्शन दिया है अभी, ऐसे जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि विंग कुछ भी करे, पर पीछे से वो विंग के साथ क्या क्या कर रहे हैं। विंग की मदर बताती है कि विंग जब घर छोड़ के गया था तो वो चुपके से विंग का पीछा करते करते गए भी थे कि विंग कहाँ गया है, कहाँ रह रहा है। जब उन्होंने देखा था कि विंग घर से निकलने के बाद ही उसने एक घर किराए पे ले लिया है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि विंग सर्वाइव कर सकता है। फिर विंग को जॉब नहीं मिल रही थी, तब भी वो विंग को देखने जाया करते थे, और फिर विंग को सपोर्ट करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि विंग ने अपने लिए इतना गलत रास्ता चुना था उनके अकॉर्डिंग, जिस पे वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे सिवाय दूर से देखने के कि उनका बेटा ठीक है कि नहीं। विंग ना बहुत इमोशनल हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग अब तुम्हारी बारी है। विंग अपनी जगह से उठता है, अपने फादर के कमरे में जाता है जहाँ पर वो अभी बैठे हुए थे, जिनके हाथ में एक लैपटॉप था जिस पर वो चला रहे थे। विंग को देखकर वो अपने लैपटॉप को साइड में रख के बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ है, और कितने मैनरलेस हो गए हो तुम, बिना नॉक किए कमरे के अंदर आ गए। बिल्कुल मैनर्स नहीं है तुम्हें, कैसे झेलेगा वो बेचारा लड़का तुम्हें। विंग जब ये सुनता है ना, उसे बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल फील होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके डैड के हर एक उल्टे शब्द में ना विंग के लिए फ़िक्र छिपी होती है, जिसे ना बहुत डीप थिंकिंग करके ही समझा जा सकता है। विंग जाके तुरंत अपने फादर को गले लगा लेता है। विंग के फादर उसे दूर करते बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, बच्चे नहीं रहे हो तुम। पर विंग रोते हुए अपने फादर को फिर से गले लगाता है, बोलता है, थैंक यू डैड, थैंक यू डैड। मुझे पता है मैंने बचपन से लेकिन अब तक आपसे ये कभी नहीं कहा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आई लव यू डैड, आई लव यू। विंग के फादर को ना समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करें। वो कहता है, अब हाँ 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 मैं समझ गया। पर विंग अभी भी रोते हुए बोलता है, आई लव यू डैड, आई रियली 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 लव यू। विंग के फादर ना बहुत इमोशनल हो गए थे अब। वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ वो आई नहीं है। हाँ ठीक है विंग, रो नहीं आप, तुम तो इतने खतरनाक बच्चे हो, हमारे पूरी फैमिली में किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की घर छोड़ के जाने की, तुमने की है। मैं बचपन से मेरे फादर के मरने तक उनके साथ रहा हूँ, तुम घर छोड़ के चले गए, हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो अब क्यों रो रहे हो। सब कुछ करने के बाद थोड़ी रोया जाता है, पहले रोया जाता है, बेकार बच्चा मेरा। वो विंग के आंसू पहुँचने लगते हैं, और बिल्कुल जैसे हम किसी 2-3 साल के बच्चे को एकदम सीने से लगा लेते हैं, वैसा उसके फादर करते हैं। विंग को रियलाइज़ होता है आज पहली बार कि अगर विंग बहुत पहले हिम्मत दिखाता ना और बोल देता है अपने फादर से कि मुझे ये नहीं ये करना है, थोड़ा लड़ झगड़ने के बाद में उसके फादर मान जाते। ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जितना हम सोचते हैं उतना टफ नहीं रहता है। उसके फादर ने विंग से जाते हुए कहा था कि अगर विंग गया तो वो उनका मरा हुआ मुँह देखेगा, लेकिन वापस निकलते हुए उसके डैड उसे आई लव यू बोल रहे हैं वापस आते हुए।
तो क्या अनएक्सपेक्टेड मोड़ ज़िंदगी लेके आएगी आपको नहीं पता है। जो लोग आपसे आज नफ़रत करने की कोशिश में हैं या दिखा रहे हैं कि हाँ वो कर रहे हैं, वो बस किसी भी तरीके से आपको मुसीबत से बचाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप अभी भी वो छोटे नन्हे मासूम से इंसान हैं जिन्हें दुनियादारी की कोई खबर नहीं है, और सच में नहीं है। जब तक कि आप उस कीचड़ में उतरोगे नहीं, अपने हाथ पैर गंदे नहीं करोगे, आपको एहसास कैसे होगा कि आप उस कीचड़ में सर्वाइव कैसे कर सकते हो, नहीं समझ आएगा। वेल वो चीज़ अब विंग को समझ आ गई है और इसलिए वो बहुत खुश है। एंड हेलो एवरीवन, तो आज की स्टोरी को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी नहीं थी, मुझे पता है, बट हाँ एक ऐसी स्टोरी में लेके आना चाहती थी कि जिसमें फंक्शन तो हमारे हैं, बट एक ऐसा कि मैंने अभी कई सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है 100% मुझे लगता है 100 नहीं होगी तो 99% फीमेल्स हैं, और उनकी ज़िंदगी में एक ही परेशानी आती रहती है। वो चंद परेशानियां हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी मन मर्जी से जीना चाहते हैं ना, कोई हमें नहीं जीने देता। किसी को 4 साल मिले हुए हैं तो किसी को 5 साल मिले हुए हैं। ऑफ कोर्स अपनी अपनी कंडीशंस पे हमें आज़ादी मिली है, मैं समझ सकती हूँ, पर उसका इस्तेमाल अपने फेवर में कैसे करना है ये तो हमें सोचना होगा। थोड़ा मैनिपुलेट करना सीखो यार। चलो तो फिर आज की स्टोरी को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।